सैगल निवास पुणे। एक बड़ा सा बंगला जिसमें कम से कम 10 कमरे होंगे। नौकरों की चहल पहल सुबह होने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर मुखिया की कुर्सी पर एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे हुए थे। यह थे देव नारायण सैगल, जो नाश्ते की टेबल पर किसी का इंतजार कर रहे थे। साइड की 2 कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी पर एक 50-52 साल की महिला बैठी हुई थी, जिनके चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। उन्हें देव नारायण जी का इंतजार शायद पसंद नहीं आ रहा था, या फिर शायद वो इंसान जिसका इंतजार किया जा रहा था यह सुमन सहगल थी। थोड़ी देर में बिजनेस सूट पहने हुए एक हैंडसम सा लड़का सीढ़ियों से उतरकर आता हुआ दिखाई दिया। यह श्लोक था, जिसे देखकर देव नारायण जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जबकि सुमन ने अपना चेहरा घुमा लिया, वो सीधा अपने दादाजी के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया और उन्हें मॉर्निंग विश किया। श्लोक ने सुमन जी की तरफ ना तो देखा और ना ही कोई ऐसा इशारा किया जिससे ये पता लगे कि वो वहाँ मौजूद भी हैं। यही चीज़ सुमन जी की तरफ से थी। उनको भी श्लोक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्लोक के आने के बाद देव नारायण जी ने एक नौकर को इशारा किया, जिसने तुरंत सबको नाश्ता सर्व करना शुरू किया। सबने एकदम शांति से अपना नाश्ता ख़त्म किया और नाश्ता होने के बाद टेबल से उठकर सब हॉल में आ गए। श्लोक को ऑफिस के लिए निकलना था, लेकिन वो अपने दादाजी के लिए रुका हुआ था, जबकि सुमन उन दोनों की बात सुनने के लिए वहीं पड़े सोफे पर बैठ गई और सामने टेबल पर रखी मैगजीन उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगी। श्लोक, दादू, आप बैठ क्यों गए? ऑफिस चलिए, आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी। फॉरेन के क्लाइंट आ रहे हैं और अयान भी यहाँ नहीं है। देव नारायण जी, बेटा, तुम कहाँ इस बुड्ढे को अब ऑफिस की सीढ़ियों चढ़ाने की बात कर रहे हो? श्लोक, ये जोक था, हंसना था इस पर। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। आप कैसी बातें कर रहे हो? लिफ्ट लगी हुई है पूरे ऑफिस में। चलो ना। देव नारायण जी, अरे लेकिन तुमको किसने बोला था कि अयान को गोवा भेज दो? श्लोक, दादू, उसके मौज मस्ती के बीच में मैं काम का बोझ उस पर नहीं डालना चाहता, और वैसे भी उसका जाना पहले डिसाइड हुआ था और फॉरेन के क्लाइंट का आना बाद में तय हुआ है। अभी आप उसको छोड़ो और मेरे साथ चलो ना। देव नारायण जी, बेटा, आज मेरे दोस्त के साथ मुझे कहीं जाना है और वो सच में ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो गया तो पक्का आ जाऊँगा। तुम मीटिंग लंच के टाइम रख लो ना। श्लोक, आई कांट बिलीव कि आप ऑफिस को सेकंड प्रायोरिटी पर डाल रहे हैं। देव नारायण सहगल पहले कहीं और जाएंगे। देव नारायण जी, अभी तुमको देरी नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो तुम बैठो यहाँ आराम से, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। इतना बोलकर देव नारायण जी वहाँ से उठकर बाहर निकल जाते हैं और ड्राइवर को आवाज़ देते हैं, जो उन्हें लेकर उनके दोस्त के यहाँ निकल जाता है। जबकि श्लोक उन्हें हैरानी से जाते हुए देखता रहता है, फिर खुद भी ऑफिस के लिए निकलने लगता है। सुमन, जो अब तक मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी, वो अब टेबल पर जोर से मैगजीन को पटकते हुए बोलती हैं, मैं सब जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर अयान को गोवा भेजा है, ताकि सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग तुम अटेंड करो और वो कुछ ना सीख सके। तुम्हारे इस प्यार के दिखावे में वो और पापा जी फंस सकते हैं, मैं नहीं। श्लोक, जो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका था, वो अचानक रुक गया और मुड़कर वापस आया और बोला, आप तो सब समझ गईं, लेकिन आपका बेवकूफ़ बेटा नहीं समझ पाया। सो सैड। इतना बोलकर वो अपने सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाकर बाहर निकल गया। श्लोक तो सुमन को जवाब देकर निकल गया था, लेकिन सुमन यह सब सुनकर अंदर तक सुलग गई थी। उन्हें इस वक्त श्लोक से ज़्यादा अपने बेटे अयान पर गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती हैं और अयान को कॉल मिला देती हैं, लेकिन अयान उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता है। 3-4 बार लगातार फ़ोन करने के बाद भी जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आखिर में वो झल्ला जाती हैं और अपना फ़ोन गुस्से में आकर सोफे पर पटक देती हैं। वो खुद से ही बोलती हैं, एक नंबर का पागल है मेरा बेटा। जैसे लोग इसे अपने प्यार के दिखावे में फंसा रहा है, लेकिन इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता है। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरे से क्या शिकायत करना। न जाने इसकी आंखों में श्लोक के प्यार की पट्टी कब हटेगी। एक बार, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो अयान को इस श्लोक के साए से भी दूर कर दूंगी मैं। वो गुस्से से भुनभुनाती हुई घर में इधर उधर टहलती रहती हैं।
दूसरी तरफ श्लोक अपनी गाड़ी में बैठकर सबसे पहले अपने असिस्टेंट राघव को कॉल मिलाता है, लेकिन फ़ोन बिजी आता है। वो फिर से फ़ोन मिलाता है। इस बार दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग सर। श्लोक, गुड मॉर्निंग राघव, क्या तुम ऑफिस पहुंच गए? राघव, जी सर। श्लोक, तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है अभी। राघव, क्या काम करना है सर? श्लोक, जो फौरन से हमारे क्लाइंट आने वाले थे आज, उनकी मीटिंग का टाइम क्या था? राघव, वेट ए मिनट सर, लेट मी चेक। श्लोक, हाँ। राघव, सर 11 बजे है। श्लोक, एक काम करो, कैसे भी करके उनको 1 बजे के बाद लंच मीटिंग पर बुलाओ। राघव, लेकिन सर। श्लोक, गुस्से से, तुम्हें लेकिन बोलने की सैलरी नहीं देता हूँ मैं। जो कहा गया है वो करो। और एक बात, ऑफिस में घुसे नहीं कि तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था। सुबह सुबह किससे बात कर रहे थे तुम? राघव, जी वो मेरी। श्लोक, गर्लफ्रेंड? राघव, जी। श्लोक, ओ गॉड, एक तो तुम्हारी ये चिपकू गर्लफ्रेंड, जब देखो तुमको फ़ोन मिलाकर बैठ जाती है। और कोई काम धंधा नहीं है क्या इसको? पूरी दुनिया में तुमको ये फालतू लड़की ही मिली थी प्यार करने के लिए, जो ना खुद कोई काम करती है और ना तुम्हें कोई काम करने देती है। राघव, सॉरी सर। श्लोक, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की एक दिन तुम्हारी जॉब छीन लेगी। राघव, नहीं सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। श्लोक, अब जो मैंने काम बोला है वो करो। इतना बोलकर फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ राघव एक लंबी सी सांस छोड़ता है। जब जब श्लोक उसे फ़ोन करता था, उसका यही हाल होता था। राघव एक स्मार्ट लड़का था, लेकिन श्लोक से बहुत ज़्यादा डरता था और श्लोक को उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, क्योंकि वो राघव को काम के समय फ़ोन किया करती थी। हालांकि श्लोक ने राघव की गर्लफ्रेंड को नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने मन में उसके लिए यही धारणा बना रखी थी कि वो एक बेवकूफ़ किस्म की लड़की है। दूसरी तरफ देव नारायण जी अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं, जो कि एक रिटायर्ड डॉक्टर थे और उनका बेटा भी एक डॉक्टर था। घर का नौकर उन्हें सीधा स्टडी रूम में ले जाता है, जहां डॉक्टर जगमोहन राय और उनका बेटा देवेन राय एक साथ बैठे हुए होते हैं। दोनों के ही चेहरे के हाव भाव थोड़े सीरियस होते हैं। देवेन उठकर देव नारायण जी के पैर छूता है और उन्हें बैठने को बोलता है। देव नारायण जी, अरे भाई, तुम बाप बेटे ने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, जैसे कुछ बुरा हो गया है? जगमोहन जी, नारायण, सच में बुरी खबर ही है। जिसे सुनकर देव नारायण जी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। देव नारायण जी, क्या बात हो गई है जगमोहन? जगमोहन जी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। नारायण, देव नारायण जी, क्या आया है रिपोर्ट में? जगमोहन जी ने अपने बेटे को इशारा किया, जो अपने हाथों में देव नारायण जी की रिपोर्ट्स लेकर आया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देव नारायण जी को अपनी सेहत में गड़बड़ लग रही थी और घर वाले परेशान ना हो, इसलिए वो चुपके से अपने दोस्त जगमोहन जी के साथ उनके बेटे के हॉस्पिटल गए और वहां देवेन ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने को कहा। आज उसी टेस्ट की रिपोर्ट देवेन के हाथों में थी। देवेन, अंकल, आपको लंग कैंसर है। देवनारायण जी को यह सुनकर धक्का लगा था। उन्होंने जीवन में कभी भी शराब सिगरेट जैसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था, फिर ऐसी गंभीर बीमारी उन्हें कैसे हो गई, यह सोचकर ही वो शौक में थे। उनकी आंखें झिलमिला गईं। जगमोहन जी ने उठकर उन्हें पानी दिया और कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगे। वो कुछ शांत हुए। देवनारायण जी, बेटा, ऐसे कैसे ये बीमारी मुझे लग गई? मैंने तो कभी शराब सिगरेट जैसी चीजों को छुआ तक नहीं। फिर यह, जगमोहन यार, तू तो सब जानता है मेरे बारे में। देवेन, अंकल, जरूरी नहीं कि शराब सिगरेट पीने से ये बीमारी हो। हाँ, जो लोग ये सब चीज़ें पीते हैं उनको ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये बीमारी बिना किसी तरह के सेवन किए भी हो जाती है। देवनारायण जी, कितना समय है मेरे पास? देवेन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, क्योंकि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। देवनारायण जी को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला भी है तो आखिरी स्टेज पर। उन्होंने अपने परिवार को एक करने का सपना देखा था, जो उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाएगा। जगमोहन जी ने उन्हें संभाला और उन्हें अपने साथ बाहर ले गए। थोड़ी देर में वो दोनों एक पार्क में पहुंचे। जगमोहन जी जानबूझकर देवनारायण जी को खुली हवा में लेकर आए थे, ताकि उनकी घबराहट दूर हो सके। जगमोहन जी,
कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता है नारायण, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देव नारायण जी, मुझ में हिम्मत नहीं है सबको सच बताने की, खासकर श्लोक से कहने की। वो टूट जाएगा। जब मेरा बेटा इस दुनिया से गया था तब मैं अपने परिवार की हिम्मत बना। श्लोक की माँ जब इस दुनिया से गई तब मैंने उसे पाला, उसने अपनी दुनिया मुझ में बसा ली। लेकिन जब मैं ही नहीं रहूँगा तो उसका क्या होगा? अयान को संभालने के लिए उसकी माँ है और श्लोक भी, लेकिन श्लोक को संभालने वाला कोई नहीं है। उसके सख्त व्यवहार के पीछे छुपे नर्म दिल इंसान को देखने वाला कोई नहीं है। जगमोहन जी, श्लोक की शादी करवा दो। कोई तो होगी तुम्हारे बाद जो उसे संभाल लेगी, उसका अकेलापन बांट लेगी। तुम भी निश्चिंत हो जाओगे। देवनारायण जी, श्लोक ने आजकल किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने दिया है। मैं नहीं जानता कि उसकी लाइफ में कोई है भी या नहीं। जगमोहन जी, तो तुम ले आओ किसी को। देवनारायण जी, हाँ मैं देखता हूँ इस बारे में, लेकिन एक बात का वादा करो तुम मुझसे। मेरी इस बीमारी की बात तुम और देवेन कभी भी मेरे घर पर नहीं बताओगे। जगमोहन, लेकिन क्यों? और आखिर कब तक छुपा पाओगे यह सब? एक ना एक दिन तो सारा सच सामने आ ही जाएगा। देवनारायण जी, तब की तब देखेंगे, फिलहाल इस राज को राज ही रहने दो। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक सड़क पर एक लड़की के जोर जोर से बोलने की आवाज़ आई। उस तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उत्सुकतावश दोनों दोस्त भी उस ओर बढ़ गए ताकि देख सके कि आखिर माजरा क्या है। जब वो वहां पहुंचे तो देखा दो लड़कियां खड़ी हुई थीं, जिनमें से एक के हाथ में कुत्ते का पिल्ला और दूसरी ने एक लड़के का कान पकड़ रखा था। हालांकि देवनारायण जी को उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो पीछे की तरफ खड़े थे। जिसके हाथ में पिल्ला था वो जोर जोर से बोल रही थी, सालू तो इसको छोड़ना मत, इसे भी तो पता चले कि दर्द क्या चीज़ है। वो लड़का करा रहा था और भीड़ की ओर याचक नजरों से देख रहा था। फिर बोला, अरे कोई तो समझाओ इन पागल लड़कियों को। एक कुत्ते के पिल्ले के लिए मेरे कान में दर्द करवाए जा रही हैं। लड़की, ओए सुन, तुझे अपना दर्द नजर आ रहा है? इस बेचारे बेजुबान जानवर का दर्द दिखाई नहीं देता? बाइक कैसे चढ़ा दी तूने इसके पैर पर? इसको कितना दर्द हो रहा होगा, सोचा कभी तूने? लड़का, अरे मेरी माँ, ये अचानक से बीच में आ गया। लड़की, अरे तो तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया था तो ब्रेक मारने थे ना। तू तो इसको मार के भागने वाला था, वो तो सालू ने तुझे पत्थर मार के रोक दिया। अगर मुझे बाइक चलानी आती ना तो तेरे ऊपर ही बाइक चढ़ा देती। दूसरी लड़की, सालू, जिसने लड़के के कान पकड़ रखे थे, वो धीरे से उस लड़के के कान के पास जाकर बोली, देख भाई, मेरे भी हाथ दर्द करने लगे हैं। अब जल्दी से तू अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, वरना यह झांसी की रानी तुझे यहीं फांसी पर लटका देगी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर देवनारायण जी को हंसी आ गई। लड़के ने हाथ जोड़ दिए और बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी बाइक लेकर घर से नहीं निकलूंगा। अब से पैदल ही आया जाया करूंगा। लड़की, ठीक है सालू, इसे छोड़ दे। अगली बार यह दिन याद कर लेना, कोई ऐसी हरकत करने से पहले। सालू ने लड़के को छोड़ दिया। लड़का अपने कान सहलाता हुआ अपनी बाइक लेकर निकल गया। अब भीड़ भी छट गई तो दोनों लड़कियां मुड़ी। देवनारायण जी तो देखते ही रह गए। दोनों लड़कियां काफी खूबसूरत थीं और जिसके हाथ में पिल्ला था उसके चेहरे पर एक अलग ही सौम्यता थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच ले। जिस लड़की के हाथ में पिल्ला था वो लड़की उस पिल्ले को प्यार से पुचकारती रही और देवनारायण जी को क्रॉस करते हुए पार्क में चली गई। देवनारायण जी और जगमोहन जी भी वापस पार्क में आ गए और बेंच पर बैठ गए। दोनों लड़कियां भी उनसे अगली बेंच पर बैठी हुई थीं। देवनारायण जी की नज़रें बार बार उसकी तरफ जा रही थीं, तो जगमोहन जी ने इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो देवनारायण जी बोले, मुझे यह लड़की श्लोक के लिए पसंद आई है। जगमोहन जी हंसने लगे और बोले, मैंने तुझे बहू ढूंढने का आइडिया दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तू राह चलती किसी भी लड़की से श्लोक की जोड़ी बना दे। श्लोक का स्वभाव जानता है ना तू? उसको संभालने के लिए जो हमें चाहिए उसे ढूंढने में हमें समय लगेगा। देवनारायण जी, अरे श्लोक को संभालने वाली ऐसी होनी चाहिए, ऊपर से कड़क, अंदर से नर्म दिल। देखा नहीं उस लड़के को कैसे डांट रही थी और पिल्ले के लिए कितना प्यार भरा हुआ है इसके दिल में। मैं नहीं जानता, लेकिन इस लड़की को देखकर एक अटैचमेंट सी महसूस हुई मुझे।
क्या पता भगवान ने कुछ सोच रखा हो। जगमोहन जी, अब तू फिल्मी बातें कर रहा है। इस लड़की के बारे में तू जानता ही क्या है? कौन है, क्या करती है? देवनारायण जी, वो तो जान ही लेंगे। चल मेरे साथ। और अब वो उन दोनों लड़कियों की ओर बढ़ जाते हैं ताकि उनसे बात कर सके, उनके बारे में जान सके। उनके पीछे ही जगमोहन जी भी पहुंच जाते हैं उन लड़कियों के पास। दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं और साथ ही उस पिल्ले के साथ खेल रही थीं। अचानक से दोनों बातें करते करते रुक जाती हैं जब उनकी नज़र अपने सामने खड़े बुजुर्ग पर जाती हैं। देवनारायण जी उनसे बोलते हैं, नमस्ते बेटा जी। दोनों लड़कियां उनको पहले तो हैरानी से देखती हैं, फिर जिस लड़की ने पिल्ला हाथ में ले रखा था वो बोलती है, जी नमस्ते। सॉरी लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। देवनारायण जी, बेटा आप मुझे नहीं जानते, ना ही मैं आपको जानता हूँ। मैं तो यहाँ आपको शाबाशी देने आया हूँ। क्या सबक सिखाया आपने उस लड़के को? देखा मैंने अभी वहाँ सड़क पर। उन्होंने सड़क की ओर इशारा किया। वहीं उनकी इस बात पर जगमोहन जी ने अपना सिर पीट लिया कि यह बात करने के लिए बहाना भी क्या बना कर लाया है। लड़की, जी थैंक यू। अब देवनारायण जी अटक गए क्योंकि वो आगे अब और क्या बात करें उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हिम्मत हारने वालों में से वो थे नहीं, तो उन्होंने दिमाग लगाया और बोले, आप दोनों रोज आते हो यहाँ? मतलब देखा नहीं पहले कभी आपको यहाँ? सो पूछा। लड़की, जी अक्सर हम लोग शाम को 5 बजे के बाद यहाँ आते हैं। आज घर में मन नहीं लगा इसलिए यहाँ चले आए। देवनारायण जी, ओह अच्छा। और बेटा नाम क्या है आपका? अब तक चुप बैठी दूसरी लड़की जिसका नाम सालू था, वो पहली लड़की से धीरे से बोली, ये अंकल कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे हैं हमारे साथ? जान ना पहचान। मैंने देखा है सावधान इंडिया में, आजकल इस उम्र के आदमी ज़्यादा फंसाते हैं लड़कियों को। तू बिल्कुल मत बताना कि तेरा नाम हीर है। देवनारायण जी को यह सुनकर हंसी आ गई और पहली लड़की हीर, जिसका नाम ना चाहते हुए भी सालू ने बता दिया था, उसने अपना माथा पीट लिया। इस बार जगमोहन जी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। देवनारायण जी बोले, बेटा मैं सावधान इंडिया वाला अंकल नहीं हूँ। मुझे आप लोगों का इस पिल्ले को लेकर जो भी एक्शन था वो पसंद आया था, इसलिए मैं आप लोगों को शाबाशी देने आया था। सालू शर्मिंदा होते हुए, सॉरी अंकल, वैसे मेरा नाम है शालिनी। प्यार से सब मुझे सालू बुलाते हैं और यह मेरी बड़ी बहन हीर, इसको प्यार से कोई नहीं बुलाता। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी, जबकि बाकी तीनों उसका मुंह देखने लगे। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बकवास जोक मारा है और कोई नहीं हंस रहा है, तो वो चुप हो गई। देवनारायण जी, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। फिर मन में बोले, हीर, हीर श्लोक सहगल। हीर, थैंक यू अंकल। ये मेरी बहन पागल है थोड़ी सी, इसकी बातों का बुरा मत मानना। देवनारायण जी, अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। तो रोज शाम को आते हो आप? मिलते हैं फिर कभी मौका मिला तो। हमेशा खुश रहो। बाय। इतना बोलकर वो हीर के सर पर हाथ फेर देते हैं और जगमोहन जी के साथ वहां से निकल जाते हैं। हीर उन्हें जाते हुए देखती रही और सालू हीर को देख रही थी। इधर जगमोहन जी बोले, तूने तो कुछ पता किया ही नहीं। बात तो ऐसे करने गया था जैसे अभी रिश्ता पक्का कर देगा हीर का श्लोक के साथ। देवनारायण जी, हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। इतनी जल्दी रिश्ते की बात नहीं करूँगा। पहले इनसे पहचान तो बना लूँ। इसलिए तू डॉक्टर है और मैं बिजनेसमैन। जगमोहन जी, हाँ बात तो सही है। वैसे तो सीधे रिश्ता भेजेगा तो तेरा नाम सुनकर ही हाँ हो जाएगी। देवनारायण जी, वही तो मैं नहीं चाहता। नाम के पीछे आने वाले तो बहुत हैं, इंसान के पीछे जो आए बात उसमें है। बाकी 2 महीने हैं मेरे पास, कुछ ही दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगी कि ये लड़की श्लोक के लिए बनी है कि नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल कह रहा है कि यही है जो मेरे श्लोक की जिंदगी में प्यार के रंग लेकर आएगी। सैगल डायमंड्स ऑफिस। श्लोक ऑफिस पहुंच गया था और उसके जाते ही सब लोग शांत होकर काम करने लग गए, वरना उसके आने से पहले तक तो सब एक दूसरे को मॉर्निंग विश कर रहे थे। श्लोक ने आते ही राघव को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर में राघव उसके केबिन में मौजूद था। राघव, आपने बुलाया था सर, कुछ काम था? श्लोक, नहीं, मुझे तुम्हारा डांस देखने का बड़ा मन हो रहा था, तो सोचा क्यों ना राघव को बुलाया जाए। इडियट। राघव नजरें नीचे करके बोला, सॉरी सर। श्लोक, तुमको एक काम करने को बोला था, किया कि नहीं अभी तक?
राघव: जी सर, हो गया है। वो लोग 1 बजे तक होटल अर्बन वाइब्स में पहुंच जाएंगे। मैंने टेबल बुक कर दिया है। श्लोक कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी राघव का फोन बजने लगता है। राघव में हिम्मत नहीं थी कि अब वो फोन उठाकर देख भी सके कि किसका कॉल आ रहा है, क्योंकि सामने श्लोक खतरनाक चेहरा बनाकर बैठा हुआ था। इतनी देर में कॉल कट हो गया और राघव ने राहत की सांस ली। श्लोक फिर से कुछ बोलने लगा तो राघव का फोन फिर से बजने लगा। तो श्लोक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को शांत करते हुए राघव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। राघव बिना देरी किए केबिन से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद देवनारायण जी ऑफिस आ गए। उन्हें देखकर बहुत से स्टाफ के लोग खुश हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि देवनारायण जी कितने कूल बॉस थे, जबकि श्लोक एकदम उल्टा था इस मामले में। सब लोग उनसे मिले, वो भी काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आए थे, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा स्टाफ से मिलकर। फिर वो श्लोक के कैबिन की ओर बढ़ गए और अंदर जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गए। श्लोक काम में इतना उलझा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब से देवनारायण जी आकर वहां बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर देखा तो देवनारायण जी उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, अरे दादू, आप कब आए और आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यह है आपकी असली जगह, यहाँ आइए। इतना बोलकर वो देवनारायण जी को अपनी चेयर के पास ले आया और उन्हें वहाँ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग का टाइम होने वाला था, इसलिए दोनों दादा पोता कैबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर जाने लगे। श्लोक ने राघव को कॉल किया तो उसका फ़ोन फिर बिजी आ रहा था। श्लोक ने देवनारायण जी से कहा, आप चलिए दादू, मैं अभी आया। इतना बोलकर वो राघव के केबिन की ओर बढ़ गया। राघव किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। अपनी बातों में वो ऐसा खोया हुआ था कि पीछे खड़े श्लोक को भी उसने नहीं देखा। अचानक से ही किसी ने उसके कान पर लगा फोन उसके हाथ से छीन लिया और राघव तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा उसका फोन श्लोक के हाथ में है। श्लोक राघव के फोन की स्क्रीन को गुस्से से घूर रहा था, जहां जान लिखा हुआ नाम फ्लैश हो रहा था। श्लोक ने उसके सामने ही उसका कॉल काट दिया और फिर उससे बोला, तुमसे बोला था ना कि ऑफिस टाइम में तुम्हारी इस चिपकू गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं आना चाहिए, लेकिन लगता है शायद तुमको समझ नहीं आती है बात। आज की मीटिंग के बाद तुम्हारा फैसला करूंगा मैं। और अब वो राघव को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। राघव की तो बोलती ही बंद हो गई थी, वो बस गर्दन झुकाए खड़ा था। तो श्लोक बोला, पूरा दिन नहीं है मेरे पास जो तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। अगले 5 मिनट में सारी फाइल्स के साथ मुझे पार्किंग में मिलो। राघव: जी सर। श्लोक राघव के कैबिन से निकलकर लिफ्ट की ओर चला गया और राघव जल्दी से फाइल ढूंढने लगा और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, आज तो तू गया बेटा राघव, नए नए प्यार ने तेरी नैया डुबा देनी है। वो जल्दी से लिफ्ट की ओर भागा और नीचे पहुंच गया। श्लोक गाड़ी में देवनारायण जी के साथ पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए राघव आगे की ओर बैठ गया। थोड़ी देर में वो लोग मीटिंग वाली जगह पहुंच गए और मीटिंग शुरू हो गई। राघव ने अपना फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया था। वो नहीं चाहता था कि श्लोक का पारा उसकी वजह से बढ़े। करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें श्लोक की उम्मीद के अनुसार सारी बातें फाइनल हो गई थीं और अब वो लोग लंच करने लगे थे और फिर क्लाइंट से विदा लेकर देवनारायण जी को घर छोड़ते हुए फिर से ऑफिस आ गए। ऑफिस पहुंचते ही श्लोक ने राघव को अपने केबिन में आने का बोल दिया। राघव भगवान को याद करते हुए उसके केबिन में गया। श्लोक एकदम घूरती हुई नजरों से उसे देख रहा था, जो कि राघव के लिए किसी धमकी से कम नहीं था। कुछ देर बाद श्लोक बोला, क्या करूं तुम्हारा, बोलो। राघव: सॉरी सर। श्लोक: व्हाट सॉरी? तुम जानते हो तुम्हें मैंने पिछले 3 साल से अपना असिस्टेंट क्यों बना रखा है? क्योंकि तुम अपने काम में परफेक्ट थे, लेकिन जब से ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा ज़्यादा वक्त फ़ोन पर बात करते हुए निकल जाता है। ऑफिस टाइम में वो तुम्हें कॉल करती है। कितनी बेवकूफ़ लड़की है वो, जिसे इतना तक पता नहीं है कि किसी के ऑफिस टाइमिंग में उसे कॉल नहीं किया करते। एक टाइम फिक्स क्यों नहीं कर लेते तुम? रात को बात कर लिया करो। तुम इतने स्मार्ट हो, मुझे लगा था कि तुम एक स्मार्ट लड़की अपने लिए पसंद करोगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि तुम किसी सिली स्कूल गर्ल से दिल लगा बैठे हो। राघव: सॉरी सर,
लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, बस दिल की साफ़ है। जो भी बात होती है वो मुझसे शेयर कर लेती है। मैं काफ़ी टाइम से उसको लाइक करता आया हूँ। बस 2 महीने पहले ही उसको बताया मैंने, तो बातें ज़्यादा कर लेते हैं जब भी मौका मिलता है। उसके घर में किसी को भी नहीं पता हमारे बारे में, और सेम मेरे घर में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो रात में घर पर बात नहीं कर सकता मैं भी। सॉरी अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार से मेरी वजह से आपको कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा। श्लोक मन में, दिन भर की सारी बातें कौन अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करता है? बेवकूफ़ ही है ये लड़की, और उससे भी बड़ा बेवकूफ़ ये राघव है जो इसकी इतनी बकवास सुनता है। बोर नहीं हो जाता है ये? दूसरी तरफ राघव अपने मन में सोच रहा था, सर की खुद तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, ये क्या दूसरों की फीलिंग को समझेंगे। दोनों ही अपनी सोच से बाहर आए जब श्लोक का फ़ोन बजने लगा। उसने कुछ देर बात की और फिर बोला, ओके, आई विल टेल यू व्हाट आई कैन डू इन दिस मैटर। राघव, क्या हुआ सर? श्लोक, जिस डील की मीटिंग के लिए हम अभी गए थे, वो लोग चाहते हैं कि उसका सारा काम मॉरिशियस से हो, यानी कि उनके देश में। उस सब में 20 दिन का समय लगेगा, और अचानक से यहाँ का काम छोड़कर मैं कैसे जाऊँगा? अयान भी नहीं है यहाँ। राघव, तो आप स्टाफ में से किसी बंदे को भेज दीजिए जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। श्लोक खुश होकर अपनी कुर्सी से उठकर राघव के पास आया और बोला, वेरी गुड आइडिया, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर दी। देखा, अपनी गर्लफ्रेंड से 1 घंटे बात नहीं की तुमने, तो तुम पुराने ट्रैक पर आ गए। सोचो अगर 20 दिन तक तुम उससे ना मिले तो तुम फिर से पहले जैसे बन जाओगे, काम में परफेक्ट। राघव हैरान होकर, क्या मतलब है आपका सर? श्लोक ने उसे एक डेविल स्माइल दे दी। श्लोक के क्लाइंट की डिमांड पर किसी न किसी को तो मॉरिशियस जाना ही था। अब राघव को लगने लगा कि शायद उसने गलत आइडिया श्लोक को दे दिया है कि कंपनी के किसी लायक स्टाफ को भेज दो, क्योंकि जिस तरह से श्लोक की नज़र राघव पर टिकी हुई थी, उससे राघव इतना तो समझ गया था कि श्लोक के दिमाग में क्या चल रहा है। श्लोक, तुम मेरी बात का मतलब पूछ रहे थे ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ तो राघव भी गया था कि श्लोक की बात का क्या मतलब है, और अब वो उसी के ऊपर बम फोड़ने वाला है जिसके लिए राघव ने खुद को मन ही मन तैयार कर लिया था। वो बोला, जी सर। श्लोक, मेरा मतलब यह था कि यू आर द लकी वन, मेरी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय तो तुम ही हो। इस डील की सारी जानकारी है तुम्हें, सो तुम ही जाओगे। राघव मन में, खुद को सिंगल रहना ही है, दूसरों के रिलेशन की भी बैंड बजानी है इनको। श्लोक, क्या सोचने लगे? राघव, सर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं चला गया तो आपका सारा काम इफेक्ट हो जाएगा। आप कैसे मैनेज करोगे? श्लोक, डोंट वरी अबाउट मी, मैं मैनेज कर लूँगा। फिलहाल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है, तो जल्दी जल्दी तैयारी करो। तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ जाना है। राघव, क्या? सिर्फ 2 घंटे में फ्लाइट है? सर अभी तक तो मैंने घर पर भी बात नहीं की है। श्लोक, तो करो ना बात। आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि उनके बेटे को विदेश जाने का मौका मिला है। और हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम 5 मिनट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते हो। बताओ उसको कि तुम फौरन जा रहे हो। इतना बोलकर श्लोक गुनगुनाते हुए केबिन से बाहर निकल गया, जबकि बेचारा राघव अपना सा मुंह लेकर वहां खड़ा था। कुछ देर बाद वो अपने केबिन में गया और उसने अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया। उनको जब उसने कंपनी की ओर से विदेश जाने की बात कही, तो श्लोक की बात सही साबित हो गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उनके खानदान में राघव पहला लड़का होगा जो विदेश जाएगा। यह सब बातें सुनकर राघव को एक खुशी भी हुई कि उसकी माँ कितनी खुश हैं। उनसे बात करने के बाद राघव ने अपनी गर्लफ्रेंड को यही बात बताई। वो कुछ बोलती इससे पहले ही राघव की टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा, तो राघव ने उसको होल्ड पर रहने का बोलकर दूसरा फ़ोन उठा लिया। बात करते करते उसने अपना फ़ोन स्पीकर पर करके टेबल पर रख दिया, और ऑफिस के फ़ोन से बात करने के बाद वो केबिन से बाहर निकल गया। शायद फ़ोन पर कुछ काम बताया गया था, लेकिन इस समय वो ये भूल गया कि उसका खुद का फ़ोन चालू ही है। इधर श्लोक आया राघव के केबिन में, तो राघव मौजूद नहीं था वहाँ। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो राघव जी, आर यू देयर? हेलो,
न जाने क्यों सिलोक ने अपने कदम वापस मोड़ लिए। उसने देखा कि टेबल पर राघव का फोन रखा है और जान लिखा हुआ आ रहा है। कॉल चालू ही थी। सिलोक ने सोचा कि लड़की को बोल देता हूँ राघव यहाँ नहीं है, तो उसने फोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोला, हेलो। उसने बस इतना ही बोला कि सामने वाली नॉन स्टॉप बोलने लगी, कहाँ चले गए थे आप? कब से मुझे होल्ड पर डाल रखा है? और क्या बता रहे थे आप? क्या आपको मॉरिशियस जाना है, वो भी 20 दिनों के लिए? अरे उस जल्लाद के सीने में दिल भी है कि नहीं? अपना काम वो खुद देखे। ये क्या बात हुई कि खुद यहाँ बैठकर ऐश करेगा और आप वहाँ जाकर काम करोगे? मेरा क्या होगा इतने दिनों तक? आपको देखे बिना कैसे रहूंगी मैं? आपको तो पता ही है घर के हालात कैसे हैं। आपकी बातों का सहारा था मुझे, लेकिन आपके उस अड़ियल बॉस को तो वो अच्छा नहीं लगा। कभी मेरे सामने आ गया ना अगर वो, तो ऐसा पंच मारूंगी मैं उसको कि याद रखेगा जिंदगी भर। श्लोक ने राघव का फोन कान पर लगा रखा था और गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं। श्लोक की अच्छी खासी बेइज्जती वो लड़की कर रही थी, जिसको श्लोक बेवकूफ़ समझता था, लेकिन ये लड़की तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। श्लोक उसे चिपकू और पागल बोल रहा था, लेकिन इसने तो श्लोक को जल्लाद और अड़ियल बना दिया। तभी राघव अपने केबिन में आया और जब उसने देखा कि उसका फ़ोन श्लोक के हाथ में है और श्लोक के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जल्दी से श्लोक के पास पहुंचा और फ़ोन की ओर इशारा किया। श्लोक ने उसको फ़ोन पकड़ा दिया और गुस्से में वहां से अपने केबिन में चला गया। राघव, हेलो। लड़की, हेलो। इतना सब बोली मैं, आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? राघव, यार तुम पागल हो क्या? मेरे बॉस थे फ़ोन पर, तुम क्या बोली उनको? उनका चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ था। लड़की, ओह गॉड, सब कुछ। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या सब कुछ? लड़की, जो रोज बोलती हूँ, जल्लाद और अड़ियल। राघव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोला, तुमसे तो अब बाद में ही बात करूंगा, आज जॉब गई मेरी। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और श्लोक के केबिन की ओर भागा। सब लोग उसे ऐसे हड़बड़ाहट में देखकर हंसने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि श्लोक की वजह से राघव हड़बड़ी में रहता है। लेकिन असली कारण कोई नहीं जानता था कि आज राघव की गर्लफ्रेंड ने क्या कांड कर दिया है। राघव ने केबिन नॉक किया और अंदर गया। श्लोक टेबल के पीछे खूंखार चेहरा बनाए हुए बैठा हुआ था। राघव कुछ बोलने को हुआ तो श्लोक ने हाथ दिखा दिया और बोला, जितना बोलना था उतना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल चुकी है, तो अब तुम अपने मुंह को कष्ट मत दो। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे केबिन में तुम्हें यह बताने आया था कि तुम रहने दो, तुम्हारी जगह मैं किसी और को भेज देता हूँ। लेकिन अब तुम ही जाओगे, क्योंकि इस लड़की से तुम जितना दूर रहोगे उतना सबके लिए बेटर है। यही सजा है उसकी। और हाँ, एक बात और। राघव मन में सोच रहा था कि अब कौन सा बम फोड़ना बाकी रह गया है इनका। तभी श्लोक फिर से बोला, बोल देना अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो क्या मुझे पंच मारेगी, गलती से भी मेरे सामने ना पड़ जाए, वरना मैं खुद उसका गला दबा दूंगा। राघव ने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उसकी जॉब नहीं गई, लेकिन वो लाइफ में कभी श्लोक के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाएगा। तभी श्लोक फिर से बोला, सुनो, तुम्हारी आज की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब तुम्हें परसों रात को जाना है, तो मिलकर समझा देना अपनी गर्लफ्रेंड को जो भी मैंने कहा है। राघव अपने केबिन में चला गया था और श्लोक अब भी गुस्से में भरा हुआ बैठा था। वो सोचने लगा, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, मुझे जल्लाद बोल रही है, खुद में तो एक पैसे की अकल नहीं है और मुझे अड़ियल बोलती है। मिल जाए एक बार ये लड़की, फिर बताता हूँ इसको। इस तरह आज का दिन बीत गया था और शुरू हुआ एक नया दिन, जिसमें देव नारायण जी ने तय किया था कि वो आज उसी पार्क में जाएंगे जहाँ हीर और उसकी बहन आती है। श्लोक ऑफिस के काम से निकल गया था। शाम हो गई थी और देव नारायण जी 5 बजे उसी पार्क में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद ही हीर और उसकी बहन सालू पार्क में आए तो देव नारायण जी को देखकर दोनों उनके पास ही चली गईं। देव नारायण जी इस मामले में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे हीर से जान पहचान बढ़ा रहे थे। कुछ देर की बातचीत के बाद उनको इतना पता चला कि हीर अनाथ है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है और सालू उसकी चचेरी बहन है। अभी बहुत कुछ जानना था उसके बारे में, लेकिन इतनी जल्दी करना उन्हें ठीक नहीं लगा, तो वो कुछ देर बाद वापस घर की ओर आ गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।